This is our second chapter, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। और इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि ये गॉस लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक नया लॉ है जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है, लेकिन वो पता तभी चल सकता है जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स कवर हों, उसके प्री रिक्विजिट्स मुझे पहले से आते हों। और उसका फर्स्ट प्री रिक्विजिट है आई मस्ट नो एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाएगा, उसकी डायरेक्शन कैसे ली जाएगी, पूरी उस पर बात होने वाली है ये दो वीडियोज़ में। एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो ये है कि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अभी तक हमने एरिया बहुत बार निकाला है, छोटी क्लासेस से हम एरिया निकालते आए हैं, लेकिन आज तक हमने उसकी डायरेक्शन के बारे में कभी बात नहीं की। और सुनने में भी बड़ा वेग लग रहा है कि एक रूम का एरिया, अभी हम बात करेंगे 100 मीटर स्क्वायर या 100 फीट स्क्वायर, तो उसमें डायरेक्शन क्या बोलेंगे और क्यों बोलनी है डायरेक्शन। लेकिन मैंने आपको जब वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको क्या बताया था। वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मली बुक्स डेफिनेशन लिखेंगी कि इट इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट मैं बोलूँगा ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन लेना ज़रूरी हो जाए, डायरेक्शन के बिना बात ना बने, कैलकुलेशंस ना हो पाए, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन के बिना मुझे कैसे पता, मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं दो फोर्सेस लगा रहा हूं तो वो फोर्सेस मान लो एक दूसरे के सामने से लगा रहा हूं, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा अगर इक्वल फोर्सेस लगाई तो इसलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेक्टर क्वांटिटीज इन दिस वे कि जहां पे मुझे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए वहां पे हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एरिया, अभी तक जितनी छोटी क्लासेस में आप करते थे, मैं आपको बता देता हूं एरिया कहां कहां कैलकुलेट करते थे। आपने अपने फ्लोर पे टाइल्स लगवानी है, तो आपको करते थे टोटल एरिया कितना है रूम का, एक टाइल का एरिया कितना है, डिवाइड कर दो टोटल एरिया के साथ, यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स कि इतनी टाइल्स मुझे चाहिए, उतनी मैं मार्केट से खरीद के आऊँगा। उसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं थी। तो क्या हम गलत पढ़ते थे? बिल्कुल भी नहीं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ मैं एरिया को कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलूँगा। लेकिन अब मैं आज जो टॉपिक पढ़ने वाला हूँ वहाँ पे मुझे एरिया की डायरेक्शन मैटर करेगी। आप बोलोगे हमें दिखाओ कैसे करेगी, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरिया एक मैंने दिखाया है, ठीक है। ये एक जैसे बुक है आपकी उस तरह का ये एक स्ट्रक्चर है जिसको थोड़ा टेढ़ा रखा है मैंने। आप पहले मानो कि ये बिल्कुल सीधा हो अगर, और इसको एक विंडो की तरह मानो। मैं आपको बताता हूँ, इसको एक विंडो की तरह ट्रीट करो। ये इट इज़ लाइक अ विंडो, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस विंडो में से हवा कितनी पास होगी। तो अगर आपने इस विंडो को बिल्कुल सीधा रखा होता तो सबसे ज़्यादा हवा इसमें से पास होती। अगर जैसे जैसे आप इस विंडो को टेढ़ा करते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ रखा तो हवा कम पास करेगी, ऐसे रखा और कम पास करेगी। अगर बिल्कुल लिटा दिया, बिल्कुल पैरेलल कर दिया हवा की डायरेक्शन के साथ, तो हवा बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। तो हवा सबसे ज़्यादा कब पास करेगी? जब वो विंडो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होगी उस हवा के। जब वो विंडो बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने ये बनाया ना, ये केस 1 आपका, ये 1 केस, इसमें हवा सबसे ज़्यादा पास करेगी। तो डैट मीन्स कि इस विंडो का एरिया जो है वो हमने कैसे रखा है, समझ आया? अभी विंडो की कैलकुलेशन तो कर ली, क्या एरिया यहाँ पे विंडो का, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे विंडो एरिया चेंज हुआ? लेकिन स्टिल उसके अंदर से, उस एरिया में से कितनी हवा जाए? हाँ, इतना हम बोल सकते हैं जितनी बड़ी विंडो होगी, जितना विंडो का ज़्यादा एरिया होगा, उतनी ज़्यादा हवा पास करेगी। फाइन, आई एग्री। तो यानी कि एरिया का मैग्नीट्यूड यहाँ मैटर किया। लेकिन क्या एरिया का डायरेक्शन मैटर किया? बिल्कुल किया। देखो आपके सामने कि जब हमने विंडो को कैसे, ये हवा के बिल्कुल पैरेलल रख दिया ऐसे, ये विंडो है मेरी, हवा चल रही है ऐसे, विंडो भी है ऐसे, तो क्या हवा कैसे पास करेगी? बिल्कुल चांस ही नहीं है कोई। आप ऐसा मान लो आपके घर में 2 दीवारें हैं, ठीक है, और विंडो दोनों दीवारों पे लगी है, ठीक है, हवा पास कर रही है, ठीक है, हवा पास कर रही है, मतलब ये ऐसे 2 दीवारें हैं, ठीक है, हवा यहाँ से आई, आपका रूम यहाँ है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये आपका रूम है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये आपका रूम है,
इसमें खिड़की यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हवा चल कैसे रही है? हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे हवा चल रही है, बिल्कुल डायरेक्शन ये। तो सारी हवा कहाँ से एंटर करेगी? इधर से। इसमें से कितनी करेगी? 0। इस खिड़की में से, जो इस दीवार पे खिड़की लगी होगी, उसमें कितनी करेगी? 0। इसलिए, और फिर मैं एक और बात बोलूँगा, क्या? इसलिए इस विंडो का एरिया जितना, अगर मैं बड़ी विंडो लेता तो ज़्यादा हवा पास करती, बिल्कुल करती। तो मैग्नीट्यूड तो मैटर करता है, वो तो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो विंडो कैसे लगी है, अगर वो विंडो टेढ़ी होती, थोड़ी लगी हुई, तो कम हवा पास करेगी। इसलिए एरिया की डायरेक्शन के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में मैंने नहीं डिस्कस किया कि एरिया की डायरेक्शन कैसे लेनी है। ये जो इधर थीटा थूटा बनाया हुआ है, मैंने बिल्कुल इसको डिस्कस नहीं किया। मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया कि एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। जबकि हम 5th 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एरिया के बारे में, तब तो हमें वेक्टर का पता भी नहीं था, और तब भी हमने एरिया को स्टडी कर लिया। तो क्या वो गलत किया? बिल्कुल नहीं किया। वही आपको लेक्चर दिया मैंने अभी कि एरिया, वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलें आगे, अब एरिया के डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये एक प्लेट है, ये एक एरिया है जो परपेंडिकुलर पड़ा है आपकी शीट के साथ। उसका एरिया कहाँ होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू दी शीट। याद रख लो, वो ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। जिस क्वेश्चन में एक बार आपने ऊपर की तरफ ले लिया डायरेक्शन को, फिर नीचे नहीं लेना। और ये अभी ओपन सरफेसेस हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम वो एरियाज ले रहे हैं जो ओपन है। दिस इज अ ओपन शीट, क्लोज नहीं है। क्यूबाइड इज ओपन, सॉरी, क्यूबाइड इज अ क्लोज्ड केस, क्यूब इज अ क्लोज्ड केस, सिलेंडर इज अ क्लोज्ड केस, स्फीयर इज अ क्लोज्ड केस। ये वो नहीं है, ये बिल्कुल एक शीट है। शीट का एरिया मुझे बताना है। एरिया कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो ये स्क्वायर है जो आपके परपेंडिकुलर पड़ा, जब परपेंडिकुलर पड़ा होता है ना शीट के साथ, तो फिर स्क्वायर को भी इसी तरह से पैरेललोग्राम की तरह बनाया जाता है। जैसे सर्कुलर रिंग को एलिप्स बनाया जाता है, वैसे ही एक स्क्वायर को, स्क्वायर शीट जब मैंने दिखानी हो ना, कैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर टू योर कॉपी या परपेंडिकुलर टू माई फ़ोन, तो वो कैसे दिखाना पड़ेगा? वो हमेशा पैरेललोग्राम दिखानी पड़ेगी, जैसे ये पैरेललोग्राम यहाँ दिखाई है। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर स्क्वायर कहाँ है? ये एंगल 90 डिग्री है ही नहीं। तो वो ये मैं जब स्क्वायर बोल दिया और बनाया पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। तो इसका कहाँ आएगा? आप बताओ, आपका कहाँ आएगा? बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ। नीचे भी ले सकते थे, आपकी मर्जी, ऊपर लो नीचे लो, आपकी चॉइस है। दिस इज़ अ केस ऑफ ओपन सरफेस। एक और ओपन सरफेस मैंने बनाया है, ये देखो, दिस इज़ ऑल्सो ओपन सरफेस। मैंने इसलिए बता दिया कि वो स्क्वायर था, ये सर्कुलर है, वट एवर इट में भी, सर्कुलर है, टेढ़ा मेढ़ी शेप का है, जैसा मर्जी हो। तो उसका एरिया कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो जरा, मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कई बुक्स में लिखा है, मैं आप भी नोट करके रखो। इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एरिया वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन कैसे लूँ? ये देखो, इसको आपको समझ आना चाहिए, बहुत बार डिस्कस हुआ है आपके साथ। इसका मतलब है नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द, आपको बताऊं कहाँ है ये लो, ये यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो डायरेक्शन है किसकी? एरिया की। आओ मैं एक और बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जरा चलें। यहाँ पे जब मैंने इस विंडो को यहाँ प्लेस किया था, इस समय मुझे एक बात बताओ, ये जो हवा चल रही है, ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई हैं, है ये फ्लक्स? अभी आपने फ्लक्स के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, अभी मैं टेक्निकल बिल्कुल नहीं जा रहा, अभी मैं सिर्फ सिंपल बातें कर रहा हूँ आपके साथ। आप बताओ, इस हवा का इस विंडो के साथ, विंडो के एरिया के साथ कितना एंगल बना? ऐसे आप कहोगे सर 90 डिग्री एंगल बना, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि इस विंडो का आपने वो नहीं, इस एरिया का आपको बता दूँ, इस एरिया का डायरेक्शन बनाऊं, ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ गई किसकी? इस एरिया की, इस विंडो के एरिया की। हवा के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है? 0। कितना बना? 0 बोलना, 90 नहीं बोलना, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में नहीं है, वो इसके परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता। चलें आगे, देखो ये डिस्कस कर लिया, ये देखो। अब कई बार तो सरफेसेस ऐसे घुमाए हुए भी होंगे, तो उन केसेस में क्या करेंगे हम?
उन केसेस में क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन, ये देखो इसका डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही थी, ये डायरेक्शन। आप क्या मुझे एक बात बता दो कॉमन सेंस के साथ, क्या ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं है। जब मैं यहाँ लूँगा ना, मतलब आपने क्या बनाया, आपने जहाँ जिस पॉइंट पे बना रहे हो उस पॉइंट पे बस परपेंडिकुलर बनाना है, जिस पॉइंट पे बना रहे हो उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है। जब इधर पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल मुड़ा हुआ ना ये, इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा। क्या इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्व्ड सरफेसेस में डायरेक्शन सेम नहीं होगी, इसलिए इस पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। डायरेक्शन उसकी हर जगह चेंज होती जा रही है। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे केस इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ऐसे कर्व्ड सरफेसेस आते हैं तो हम अगर इस सरफेस का एरिया बोलेंगे तो हम एक छोटा सा एरिया बनाते हैं, ऐसे करके शो करते हैं उसको, और उसको ऐसे करके शो करते हैं और बोलते हैं ये छोटा सा एरिया, वही छोटा पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास, उसी तरह से ये छोटा एरिया एलिमेंट, वी कॉल इट एरिया एलिमेंट, ds और da के साथ कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसे डालते हैं, वेक्टर है ना, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके ऊपर और भी बहुत बार बात होगी, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो अब क्लोज सरफेसेस आ गए। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट क्लोज सरफेसेस। तो पहला क्लोज सरफेस क्या लिया मैंने, ये क्यूब है। क्यूब के केस में जैसे मैंने आपको प्लेन सरफेसेस में बोला, ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, मतलब नॉर्मल दो साइड पर बन सकता है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमेशा नॉर्मल बाहर की तरफ। माइंड इट, क्लोज सरफेसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे इसका कौन सा आया, बाहर की तरफ, इसका कहाँ आया, बाहर की तरफ। ये कुछ फेसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे ये सामने ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, जो इसका एरिया वेक्टर बनाओ ज़रा, मैं बनाता हूँ अभी। देखो अब मैं बनाऊँगा, आपको समझ आना चाहिए। मैंने बना दिया, ये आ गया एरिया वेक्टर, मैंने आपको सिखाया ये टूवर्ड्स यू। मैं कैसे बनाऊँ, ऐसा एरो थोड़ा बना सकता हूँ यहाँ, तभी तो उसने बनाया नहीं है जिसकी फिगर मैंने ली है। ये ई वगैरह कुछ नहीं देखना आपने, अभी इनको कुछ भी कंसिडर नहीं करना, मैं सिर्फ एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे, अभी बहुत सी चीज़ें हमने स्टडी करनी है, अपने आप पता चल जाएगा। 2 लेक्चर सिर्फ एरिया पे। अब आगे ये देखो, इसके भी 3 सरफेसेस हैं, इसके भी 3 सरफेसेस हैं, इसलिए तीनों कैसे बनाए, बाहर की तरफ। बस इस फिगर में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एरिया वेक्टर जो आएगा वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सिर्फ एरिया वेक्टर, एक्चुअली लिखना A1 A2 A3 चाहिए था, A1 A2 A3 चाहिए था। ठीक है, अब देखो, ये देखो क्लोज सरफेसेस, ये फिर से दोबारा यहाँ दिखाया है कि जब कर्व्ड हो तो क्या करना पड़ता है, छोटा सा एरिया लेना पड़ता है। जब मैंने ds लिखा था, कई बार del s लिखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ds लिखें कभी del s लिखें, बात एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों लेते हैं आपको बताया, कर्व्ड है। आप देखो ना, यही वाली बॉल, ये इसका यहाँ पे एरिया एलिमेंट अगर किसी ने लिया तो क्या करेगा, वो यहाँ बनाएगा बाहर की तरफ, इधर लिया तो बाहर की तरफ, इधर लिया तो इधर की तरफ, ऐसे ऐसे हमेशा बाहर की तरफ। ये ओपन सरफेस है, इसलिए दोनों तरफ ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, या है दोनों नहीं बना देना, एक बनाना है, या ये ले लो या वो ले लो। फिर इसके बाद मैंने ये खाली इसलिए रखा है कि मैं आपको एक चीज़ बता पाऊँ कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर हो, A B C D, अब एरिया इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखो कि जो एरिया है ना, इस 4 साइडेड फिगर ऐसी भी हो सकती है, पैरेललोग्राम भी हो सकती है, A B C D, इन दोनों केसेस में जो इसका एरिया आएगा दैट इज़ इक्वल टू, I want to represent it like this, A vector equal to AB vector cross AD vector, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है आपने किसकी, AB वेक्टर की
ए बी वेक्टर की और इस ए डी वेक्टर। हाँ ऑब्वियसली मुझे कोई मेरे को उसको वेक्टर में देना पड़ेगा या मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जिससे मैं उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, इसी बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इस तरह से क्या दिया होगा कि मैं इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर पाऊँ एरियाज़ को। थैंक यू।